Hello everyone, welcome in the lecture number 3 of the dyes, drugs and pesticides. My name is Gajanan Borgade, working as an assistant professor in the Department of Chemistry, Fulsingnaik Mahavidyalaya Pusat. In last two videos, video number 1 and video number 2, we have discussed up to the phenolphthalein dyes. Let's move toward the forward. These are number 5, indigoid and thioindigoid dyes. This type of dyes contain chromophore unit, CO, CH, डबल बॉन्ड CH, CO. देखो इसमें दो केटोनिक ग्रुप है और बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इस तरह का इनमें क्रोमोफोर प्रेजेंट होता है. ठीक है, देखो ये और ये दो केटोनिक ग्रुप है और बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी कि CO सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CO. ये इसमें क्रोमोफोर यूनिट होता है. ठीक है, जो इंडिगोइड डाई है उनमें इस टाइप का क्रोमोफोर यूनिट होता है. देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है इंडिगो और ये है थायो इंडिगो. अब ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो ये है CO, then here C double bond C, then again CO. ठीक है, तो ये इसका क्रोमोफोर यूनिट है, इस टाइप का क्रोमोफोर इनमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, थायो इंडिगोइड एंड इंडिगोइड में क्या फर्क होता है देखो. अब जो इंडिगोइड डाइज है, इनमें ये इसका एग्जांपल है इंडिगो. देखो यहाँ पर NH है और यहाँ पर भी NH है, दो रिंग में. इंस्टेड ऑफ दिस NH ग्रुप, थायो इंडिगो में यहाँ पर सल्फर होगा. देखो यहाँ पर सल्फर है और ये दूसरा सल्फर है. बस इन दोनों डाइज के स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जहां पर नाइट्रोजन दिखता है वहां पर सल्फर है. ठीक है, तो ये इसमें क्रोमोफोर होता है, CO, CH डबल बॉन्ड CH, CO. इंडिगो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डाइज. इंडिगो इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट. इंडिगो जो प्लांट है उससे ये ऑब्टेन होता है. लार्ज स्केल डाइंग कॉटन बाय वेट प्रोसेस, इसके लिए ये यूज होता है. लार्ज स्केल डाइंग ऑफ द कॉटन बाय द वेट प्रोसेस इंडिगो यूज होता है. ये फैब्रिक जो है इसके सॉल्यूशन ऑफ इंडिगो में सोक किया जाता है एंड देन इसको एक्सपोज किया जाता है एयर में. व्हेन द फैब्रिक गेट डार्क ब्लू कलर, तब फैब्रिक को डार्क ब्लू कलर आता है. कब आता है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस फैब्रिक को सॉल्यूशन में डीप करना पड़ेगा इंडिगो के, एंड फिर इसको एक्सपोज करना पड़ेगा एयर को, तब हमें डार्क ब्लू कलर का फैब्रिक मिलेगा. ठीक है, जो जीन्स के कलर होते हैं ना वो इंडिगो कलर, ब्लू कलर होते हैं ना जीन्स के, वो इंडिगो ही होता है. कलर विच इज एक्सट्रीमली फास्ट टू वॉशिंग, ये कलर एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं वॉशिंग के प्रति. इंडिगो इज अ डार्क ब्लू एमरफस पाउडर विथ अ कॉपर लस्टर. देखो जो इंडिगो डाई है ये एमरफस पाउडर होता है विथ अ कॉपर लस्टर. इसे कॉपर के जैसा ये चमकता है, कॉपर के जैसा इसके सरफेस शाइन करता है, उसी की तरह ये लस्टरस होता है. ये थायो इंडिगो जो है, थायो इंडिगो इज सिमिलर टू इंडिगो बट डिफरेंस ओनली इन वन. मैंने अभी बताया आपको,
दैट जहां पर दो NH ग्रुप है उसकी जगह पर सिर्फ दो सल्फर एटम होंगे। देखो जहां पर NH दिखते हैं वहां पर इसमें सल्फर है, तो उसी लिहाज से थायो इंडिगो से डिफरेंस है। बाकी सब सेम ही है। देखो यहाँ पर दो यूनिट्स ज्वाइन है एक दूसरे के साथ विथ C डबल बॉन्ड C से। तो आगे हम देखेंगे इसको। देखो इंडिगो टाइप की जो डाई होती है इनमें ये क्रोमोफोर यूनिट होता है COCH डबल बॉन्ड CHCO। इंडिगो ये एग्जाम्पल है इंडिगो टाइप का। इंडिगो प्लांट से ये ऑब्टेन होती है। लार्ज स्केल कॉटन डाइंग के लिए यूज की जाती है बाय वेट प्रोसेस। फैब्रिक को इसके सॉल्यूशन में सोक करते हैं और फिर इसको एक्सपोज करते हैं एयर में, तब हमें डार्क ब्लू कलर मिलता है। ये कलर एक्सट्रीमली फास्ट होता है वॉशिंग के लिए। ये एमरफस पाउडर है विथ अ कॉपर लस्टर। और इंडिगो और थायो इंडिगो में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है जहां पर आपको इंडिगो में दो NH ग्रुप दिखते हैं उसकी जगह पर थायो इंडिगो में सल्फर एटम्स होंगे। थायो इंडिगो इज यूज टू डाई कॉटन, वूल एंड पॉलिस्टर। कॉटन, वूल और पॉलिस्टर को डाई करने के लिए इसको यूज करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इंडिगो। देखो इंडिगो का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स। हमें ये इंडिगो प्लांट से कैसे मिलता है। देखो ये जो है इंडिकन ये हमें प्लांट से मिलता है। ये हमें प्लांट से मिलता है। तो कौन सा प्लांट है? इंडिगो प्लांट जो होता है उससे हमें ये मिलता है इंडिकन। अभी जो ये इंडिकन है इसका हमें क्या करना है? सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस करना है। जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद देखो ये ग्रुप जो है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और हाइड्रोलाइज होके ये ग्रुप बनेगा OH। ये ग्रुप बनेगा OH। तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। बाकी ये रिंग और ये अटैच रिंग जो है ये वैसे की वैसे ही रहेगी। ये जो ग्रुप है उसका ये हाइड्रोलाइसिस होगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन हाइड्रोलाइसिस। अब ये हाइड्रोलाइसिस हो गया, यहाँ पर OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया है। इसका आगे इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन करना होता है। ये है इंडिगो डाई। ठीक है, ये हमें प्लांट से मिलती है। अब देखो इसको इसके मैकेनिज्म में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखो यहाँ पे पहले इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, यहाँ पे OH ग्रुप बन रहा है, फिर से उसका ऑक्सीडेशन होगा और इंडिगो बनेगा। देखो इंडिगो का प्रिपरेशन है, उनका जो सीक्वेंस है, रिएक्शंस का जो सीक्वेंस है उससे भी इसको बनाया जा सकता है। तो कुछ इस तरह से सबसे पहले हमें लेना होगा एंथ्रेनिलिक एसिड। सबसे पहले लेना होगा एंथ्रेनिलिक एसिड। एंथ्रेनिलिक एसिड को क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, ये है क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। अब क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ जब ट्रीट करेंगे तो क्या होता है, यहाँ का एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन HCl इसमें से निकल जाएगा। जब क्लोरीन इसमें से HCl इसमें से निकल जाएगा तब देखो ये पूरा यूनिट यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा और ये बन जाएगा NHCH2COOH। तो फेनिल ग्लाइसिन ऑर्थोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो कि COOH CH2 NH2 ग्लाइसिन होता है। COOH CH2 NH2 ग्लाइसिन होता है जो कि अमीनो एसिड है। वो यही ग्रुप यहाँ पर अटैच दिख रहा है। तो ये फिनिल, ये ग्लाइसिन, ये फिनिल, ये ग्लाइसिन और ये आर्थोकार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो इसके हिसाब से ये आर्थो पोजीशन पे तो आर्थोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, देन बाद में फिर इसको ट्रीट करना है KOH और NaNH2 के साथ। हमें यहाँ पर इसको हिट करना होता है। जब हम इसको हिट करेंगे तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा जो कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड हमें मिल रहा है, वो है एंडोक्सिलिक एसिड। देखो यहाँ पर लिखा है अनस्टेबल, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है तो ये अनस्टेबल है। इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाया है ना, तो ये इंटरमीडिएट है। इस तरह के जो दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, ये इंटरमीडिएट है। इसका ये अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल है इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा। डिकार्बोक्सिलेशन मीन्स इसमें से CO2 निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। और जब CO2 निकलता है तो एंडोक्सिल नाम का ये
कंपाउंड हमें मिलता है इंडोक्सिल। ठीक है, देखो यहाँ पर केटो ग्रुप दिख रहा है। फिर से जब एयर में इसका ऑक्सीडेशन होगा तो फाइनली ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट यानी कि इंडिगो डाई। तो कुछ इस तरह का रिएक्शंस का सीक्वेंस है, थोड़ा लंबा सीक्वेंस है। पहले क्या है, एंथ्रानिलिक एसिड के साथ क्लोरो एसिडिक एसिड्स की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, उसमें से HCl निकल जाएगा। तो यहाँ पर फिनिल ग्लाइसिन आर्थो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, उसको हमें बेस के साथ ट्रीट करना है, हिट करना है। इंडोक्सिलिक एसिड जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है, इंटरमीडिएट है, उसमें से उसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा और इंडोक्सिल नाम का कंपाउंड हमें मिलेगा और उसका एयर में ऑक्सीडेशन होगा तो हमें मिलेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट इंडिगो डाई। ठीक है, तो ये रिएक्शन का सीक्वेंस भी है, इस तरह से भी इंडिगो को प्रिपेयर किया जा सकता है। जो इंडिगो प्लांट है उससे भी, इंडिगो प्लांट है इससे भी, या फिर जो ये रिएक्शंस का सीक्वेंस यूज करके भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है एंथ्राक्विनोन डाइज। एंथ्राक्विनोन डाइज क्या होती है, देखो, दिस इंक्लूड हाइड्रोक्सी और अमाइनो डेरिवेटिव ऑफ एंथ्राक्विनोन। अब एंथ्राक्विनोन का ये हाइड्रोक्सी या फिर अमाइनो डेरिवेटिव होता है। दिस इंक्लूड्स हाइड्रोक्सी और अमाइनो डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप, अमाइनो मीन्स NH2 ग्रुप, डेरिवेटिव ऑफ एंथ्राक्विनोन। देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, इसमें से अगर ये OH ग्रुप, दोनों OH ग्रुप आप हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एंथ्राक्विनोन बन जाएगा। दोनों OH ग्रुप को अगर हम हटा देंगे तो ये एंथ्राक्विनोन बन जाएगा, या फिर उसको एंथ्रासिन डायन भी बोल सकते हैं क्योंकि डाइकेटोन है, CO। ये OH ग्रुप यहाँ पर नहीं होंगे तो ये क्या होगा, एंथ्राक्विनोन। ये क्या है, देखो, दिस इंक्लूड हाइड्रोक्सी और अमाइनो डेरिवेटिव ऑफ एंथ्राक्विनोन। तो ये देखो, ये एंथ्राक्विनोन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो एंथ्राक्विनोन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ही है। द पैराक्विनोइड क्रोमोफोर प्रेजेंट इन द एंथ्रासिन टाइप डाइज। पैराक्विनोइड, देखो ये पैराक्विनोइड जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये जो रिंग दिख रहा है, ये पैराक्विनोइड टाइप की जो रिंग है, यही इसका क्रोमोफोर प्रेजेंट होता है इस टाइप के डाइज में। एलिजरीन इज अ टिपिकल एग्जांपल। ये जो दिख रहा है ना, इसका टिपिकल एग्जांपल है एंथ्राक्विनोन टाइप डाई का। अब ये एलिजरीन क्या है, देखो ये एलिजरीन क्या है, जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लिखा है, इट वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द मैडर प्लांट। जिसे हम मंजिस्टा कहते हैं ना, उस प्लांट के रूट से ये मिलता है। इट वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द मैडर प्लांट। नाउ इट इज प्रोड्यूस कमर्शियली एज अ सिंथेटिक प्रोडक्ट। क्योंकि हम नेचुरल डाइज आज के दौर में यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो हम इसे सिंथेटिकली ही प्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली ही प्रोड्यूस करते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ये है एलिजरीन। देखो एंथ्राक्विनोन ही था, डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये बन गया एलिजरीन। ये एंथ्राक्विनोन डाई का टिपिकल एग्जांपल है। अब एलिजरीन का जो प्रिपरेशन होता है वो किस तरह से होता है, देखो, इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब कौन सी इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम देखेंगे। इसमें जो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है वो है, फर्स्ट स्टेप जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन, सेकंड जो है वो है सल्फोनेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसका प्रिपरेशन करना है। फर्स्ट स्टेप में इसका प्रिपरेशन करना है एंथ्राक्विनोन का। सेकंड स्टेप में क्या करना है, उसका सल्फोनेशन करना है। एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन करना है सेकंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो हमें एंथ्राक्विनोन सल्फोनिक एसिड मिलेगा उसका कन्वर्शन करना है एलिजरीन में। कन्वर्शन ऑफ एंथ्राक्विनोन सल्फोनिक एसिड टू एलिजरीन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेप में जो
हमें एंथ्राक्विनोन का प्रिपरेशन करना है, वो देखते हैं। अब एंथ्राक्विनोन का प्रिपरेशन जो होता है उसमें क्या करना पड़ता है, देखो फर्स्ट स्टेप में हमें ये चाहिए प्रोडक्ट एंथ्राक्विनोन। तो ऑफ एंथ्राक्विनोन, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले लेना है थैलिक अनहाइड्राइड। सबसे पहले लेना है थैलिक अनहाइड्राइड। उस थैलिक अनहाइड्राइड को बेंजीन के साथ हिट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, थैलिक अनहाइड्राइड and benzene on hitting the presence of AlCl3 gives ortho-benzoyl benzoic acid। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन करना है और ये जो कार्बन है ये यहाँ पे अटैच होगा। तो ये ये कार्बन और ये CO का कार्बन, इनकी कपलिंग होगी, CC कपलिंग होगी, और ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन पे ओपन होगा और ये बनेगा COOH। तो देखो ये रिंग और ये रिंग इस CO ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगी और COOH ग्रुप भी यहाँ पर इस तरह से बनेगा। तो ये होता है ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड। ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड। अब ये ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड्स को फिर से ट्रीट करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो इसमें से H2O निकल जाएगा। अब H2O कहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ का H, यहाँ का H और ये OH, ये इसमें से निकल जाएगा और ये यहाँ का कार्बन और ये कार्बन ज्वाइन हो जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर फिर से एक दूसरा CO बनेगा। ये तो पहले ही बन चुका था, ये वाला है, ये CO ये वाला है और यहाँ पर फिर से एक बन जाएगा और ये रिंग भी रहेगी। तो यहाँ पर एक CO होगा, यहाँ पर एक CO होगा और इस तरह से हमें एंथ्राक्विनोन मिलेगा। ये है एंथ्राक्विनोन, ठीक है, ये है एंथ्राक्विनोन। तो क्या करना है, थैलिक अनहाइड्राइड ऑन हिटिंग विद द बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव्स ऑर्थो-बेंजोइल बेंजोइक एसिड व्हिच ऑन hitting with the concentrated H2SO4 which is a dehydrating agents gives एंथ्राक्विनोन। दिस इज फर्स्ट स्टेप। ये है फर्स्ट स्टेप इसके प्रिपरेशन की। सेकंड स्टेप में इसका सल्फोनेशन करना है। तो सल्फोनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन। तो इसके लिए हमें जो सल्फोनेशन करना है, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा H2SO4 फॉर द सल्फोनेशन। तो एंथ्राक्विनोन को हम ट्रीट करेंगे H2SO4 के साथ एट 160 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका सल्फोनेशन हो जाएगा, यहाँ पर SO3H ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये है एंथ्राक्विनोन सल्फोनिक एसिड। तो सेकंड स्टेप सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ सल्फोनेशन करना है। थर्ड स्टेप जो है वो है कन्वर्शन ऑफ दिस एंथ्राक्विनोन सल्फोनिक एसिड टू एलिसरीन। फाइनल प्रोडक्ट में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखो ये हमें सेकंड स्टेप में मिला था। अब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम परक्लोरेट के साथ फ्यूज करना है। पहले फ्यूज करना है और बाद में इसका एसिडिफिकेशन करना है। जब हम पहले इसको बेस और पोटेशियम परक्लोरेट के साथ फ्यूज करेंगे और सेकेंडली इसमें जब इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ये एलिसरीन। यहाँ पर 2 OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गए एंथ्राक्विनोन में, तो ये बन जाएगा एलिसरीन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, एंथ्राक्विनोन प्रिपेयर करना है, सेकंड स्टेप में सल्फोनेशन करना है और थर्ड स्टेप में इसको NaOH और KClO3 के साथ फ्यूज करके उसका एसिडिफिकेशन करना है, हमें मिलेगा एलिसरीन। तो इस तरह से एलिसरीन प्रिपेयर होता है। देखो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है एंड क्या यूजेस है। इट फॉर्म्स रूबी क्रिस्टल्स विद अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 290 डिग्री सेल्सियस। रूबी क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए ये वाटर में ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, स्पायरिंगली सोल्यूबल इन वाटर
वाटर में ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, बट सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल ईथर में ये सोल्यूबल है। It dissolve in alkalis to give a violet purple colored salt. It dissolve in alkali, alkali में dissolve होता है और violet purple कलर का salt देता है, जिसे कहते हैं alicerate, जिसे कहते हैं alicerate। तो ये क्या है, ये अल्कली में इसको डिसॉल्व करने के बाद जो हमें वॉयलेट या पर्पल कलर का सॉल्ट मिलता है वो है इट्स सब्लाइम ऑन हीटिंग, मतलब ये सब्लिमेबल है, इट्स सब्लाइम ऑन हीटिंग। सब्लिमेशन तो पता ही होगा आपको, अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो हीटिंग से ये इसमें इसका सब्लिमेशन होता है। इट इज अ मॉडर्न डाई, it is a modern dye, that is it forms the color salts with the metallic oxides, it form a red lake with the aluminum। अब ये मॉडर्न डाई क्या होती है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, यानी कि ये एलिजरीन जो है मॉडर्न डाई का भी एग्जांपल है। यूज टू डाई कॉटन एंड वूल, कॉटन एंड वूल को डाई करने के लिए इसको यूज करते हैं। इट इज यूज एज अ पर्गेटिव इन अ मेडिसिन। पर्गेटिव का मीनिंग होता है लैक्सेटिव, जो जिन लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है ना, जो लैक्सेटिव जो मेडिसिन है वो लेते हैं, उसमें ये यूज होती है, यूज एज अ पर्गेटिव इन अ मेडिसिन। एज अ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिंटिंग इंक्स, प्रिंटिंग इंक्स जो होती है उसकी उसमें भी ये यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप था हमारा डाई का क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एप्लीकेशन। अब डाई जो मोड ऑफ एप्लीकेशन के हैं उनके हिसाब से इनको इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन डायरेक्ट डाई और सब्सटेंसिव डाइज, सेकंड इनडायरेक्ट और एडजेक्टिव और मॉडर्न डाइज, थर्ड इनग्रेन डाइज, फोर्थ वेट डाइज, फिफ्थ डिस्पर्स डाइज और रिएक्टिव डाइज। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट डाइज और सब्सटेंसिव डाइज, ये किस तरह की डाई होती है। देखो नाम में ही इसके है डायरेक्ट डाइज। दिस कैन बी अप्लाइड टू द फाइबर बाय द डायरेक्ट इमर्शन इन अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द डाई। डाइज का हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे और इसमें डायरेक्ट फैब्रिक को ऐड कर देंगे तो ये इससे अटैच हो जाती है। The dye contain acidic or basic group which react with the basic or acidic group of the fiber। इन डाई में एसिडिक या फिर बेसिक ग्रुप्स होते हैं जो कि ऑक्सोक्रोम होंगे, रिएक्ट विद द एसिडिक और बेसिक ग्रुप ऑफ द फाइबर। अगर डाई में एसिडिक ग्रुप होगा तो वो फाइबर के बेसिक ग्रुप के साथ रिएक्ट हो जाएगा, और अगर बेसिक होगा तो एसिडिक के साथ रिएक्ट हो जाएगा। इस तरह से ग्रुप में रिएक्शंस होके ये फाइबर के साथ अटैच हो जाते हैं। Wool and silk are readily developed by this method। Mauritius yellow is a direct dye। देखो इसमें एसिडिक OH ग्रुप होता है which react with the basic group of the that is the NH2 group of the silk और wool। यहाँ पर देखो फाइबर पे कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, और डाई पे कौन सा है, एसिडिक ग्रुप है। तो ये एसिडिक और बेसिक ग्रुप में रिएक्शंस होगी और इस तरह से ये फाइबर और डाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन करा देगी। ये जो दो ग्रुप है ये फाइबर और डाई को एक दूसरे के साथ अटैच करके रखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट डाई क्या होती है, जिसके सॉल्यूशन में हमें डायरेक्ट फाइबर को डिप करना होता है। उसमें जो एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स होते हैं वो रिएक्ट होते हैं, एसिडिक और बेसिक ग्रुप ऑफ द फाइबर्स। सिल्क और वूल को इस तरह से डाई किया जाता है। मॉरिशियस येलो इसका एग्जांपल है। सेकंड वन इनडायरेक्ट और मॉडर्न डाई, इनडायरेक्ट और मॉडर्न डाई। अब देखो ये डाई किस तरह से काम करती है। इनडायरेक्ट काम करती है, डायरेक्टली इसको हम यूज नहीं कर सकते। दीज आर द डाई विच आर अप्लाइड टू द फाइबर विद द हेल्प ऑफ द सॉल्ट। कुछ सॉल्ट के हेल्प से इन्हें हमें अप्लाई करना पड़ेगा फैब्रिक पे। These are the dyes which are the applied to the fabric with the help of the salt। कुछ salt के हेल्प से ही इन्हें हमें फैब्रिक पे अप्लाई करना होता है, ये डायरेक्टली उस पे अप्लाई नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ये सॉल्ट कौन से होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम और क्रोमियम। ये एग्जांपल है, अगर हम एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लेते हैं तो
वो उस सॉल्ट के हिसाब से हमें मतलब उस सॉल्ट का यूज करके इनको फाइबर पे अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो सॉल्ट है होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मॉर्डेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉर्डेंट। अब मॉर्डेंट क्या है, तो ये सॉल्ट है जिनके हेल्प से हम इस डाई को फैब्रिक पे अटैच करने वाले हैं। A fiber is the first treated with the mordant and then with the dye solution। तो फाइबर को हमें सबसे पहले किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा, सॉल्ट के साथ यानी कि मॉर्डेंट के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, एंड देन डाई के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्टली करना पड़ेगा, इसीलिए तो नाम में इनडायरेक्ट है। पहले हमें क्या करना पड़ता है, मॉर्डेंट के साथ फाइबर को ट्रीट करना पड़ेगा एंड देन डाई सोल्यूशन के साथ। ये जो मॉर्डेंट है, the mordant forms a insoluble coordination complex between the fiber and the dye। ये क्या करते हैं, मॉर्डेंट जो होते हैं ये एक insoluble coordination compound ही फॉर्म करते हैं between fiber and dye। मतलब फाइबर और डाई के बीच में ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं, जिनकी वजह से ये जो डाई है फाइबर के साथ अटैच रहती है और इन दोनों को ये बाइंड करके रखता है। These insoluble complex compounds appear in the form of lakes that are the fast to the light। वो उसके सरफेस पे एक तरह का लेयर फॉर्म करते हैं जो कि फास्ट टू लाइट होती है, मतलब वॉशिंग और फास्ट के प्रति उनमें रेजिस्टेंस होता है। तो ये किस तरह से होता है, देखो यहाँ पर देखो, ये फाइबर है, ये फाइबर है, ये फाइबर है, और ये जो दिख रही है ये डाई है, एलिजरीन डाई है। ये डाई और फाइबर इनको इनको बीच में से ये जो है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करके इन दोनों को बाइंड कर रहा है, फाइबर को और इन डाई को बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें बाइंडिंग होती है, इनडायरेक्ट बाइंडिंग होती है, जो कि फाइबर और डाई इन दोनों को एक दूसरे के साथ बाइंड करने के लिए जो हेल्प करते हैं, जो सॉल्ट हेल्प करते हैं बाइंडिंग के लिए, उन्हें कहते हैं मॉर्डेंट। तो फाइबर और डाई के बीच में जो कनेक्टिविटी है, इन दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ जो ये बाइंड रहते हैं, तो इनको बाइंड रखने वाला जो यूनिट है वो है मॉर्डेंट, यानी कि ये सॉल्ट है, एल्यूमिनियम का सॉल्ट, क्रोमियम का सॉल्ट, इस तरह के सॉल्ट होते हैं। देखो ये रेड कलर का लेक होता है एलिजरीन का फाइबर पे, एल्यूमिनियम का, और ये आयरन का है तो ये है ब्लैक वॉयलेट लेक ऑफ द एलिजरीन ऑन दी फाइबर। ठीक है, आया समझ में क्या होता है। तो इसीलिए हम इसे इनडायरेक्ट डाई कहते हैं या फिर मॉडर्न डाई कहते हैं, क्योंकि इसमें हम मॉडर्न यूज कर रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये मॉडर्न ही इन दोनों को बाइंड करके रखता है। नेक्स्ट है इनग्रेन डाइज और एजोइक डाइज। अब देखो ये किस तरह से काम करता है। ये जो डाइज है ना, ये डाइज these are also called as developed dyes। these are also called as developed dyes क्योंकि these are the developed in the chemical reaction resulting in the formation dye which is take place within the fabric itself। ये reactions जो है ये फैब्रिक में ही हो जाती है, itself फैब्रिक में ही होती है, इसीलिए हम इसे डेवलप डाई कहते हैं, क्योंकि ये फैब्रिक में ही डेवलप होती है। This method is therefore produce a quite fast color। अच्छी तरह से ये कलर मतलब डार्क कलर प्रोड्यूस करती है। एजो डाई इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इनग्रेन डाई। एजो डाई जो है ना, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें हमें क्या करना है, देखो पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े का टुकड़ा हमें इसमें डीप करके रखना होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ दी बीटा नेफ्थॉल एंड्राइड। उसको फिर से बीटा नेफ्थॉल के सॉल्यूशन में, अल्कलाइन सॉल्यूशन में हमें डीप करके रखना है और उसको फिर ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद कपलिंग रिएक्शन टेक प्लेस विद इन दी फाइबर इटसेल्फ। जो कपलिंग होती है वो फाइबर में ही होती है और इसी वजह से इनमें ये डाई डेवलप हो जाती है।
These dyes are water soluble and fast. ये water soluble होती है and fast होती है। तो आया समझ में इनग्रेन डाई क्या है? इनग्रेन डाई दूसरा नाम है इसका डेवलप डाई, क्योंकि ये फाइबर में ही डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है वैट डाइज। अब ये वैट डाइज क्या होती है देखो जरा। देखो, दीज डाइज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये डाई वाटर में इनसोल्यूबल है। अगर वाटर में इनसोल्यूबल है तो इन्हें हम इनका सोल्यूशन बना के फाइबर पे अप्लाई कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ता है, बट ऑन रिडक्शन विद द सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड यानी कि NaHS, ठीक है। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके साथ सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जो कि एक रिड्यूस एजेंट है, उसके साथ हमें इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन विद द सोडियम हाइड्रोसल्फाइड इन अ वेट फॉर्म अ कलरलेस सोल्यूबल कंपाउंड। पहले ये इनसोल्यूबल था, इसका हमने रिडक्शन किया किसके साथ? सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ। तो ये कलरलेस सोल्यूबल कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब ये कंपाउंड तो फॉर्म हो गया जो कि सोल्यूबल भी है लेकिन कलरलेस है। किस तरह का है? कलरलेस है। which has a great affinity for the cotton or other cellulose fiber. इसमें एफिनिटी भी अच्छी है फॉर कॉटन और अदर सेलुलोज फाइबर्स। तो आया समझ में, पहले ये इनसोल्यूबल था, इसका हमने रिडक्शन किया किसके साथ? सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ। तो ये कलरलेस सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया और जिसकी अच्छी खासी एफिनिटी है फॉर दी कॉटन एंड अदर सेलुलोज फाइबर्स। अब क्या करना है कि जो क्लोथ्स है इनको सोक करके रखना है इन सॉल्यूशन में, जो रिड्यूस डाई का सॉल्यूशन है उसमें, एंड देन फिर इसको एयर में सुखा देना है। देन हंग इन एयर और ट्रीटेड विद द ऑक्सीडेंट। इसका ऑक्सीडेशन करना है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो जो कलरलेस कंपाउंड था वो फिर से क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीडाइज बैक टू द इनसोल्यूबल डाई, फिर से वो इनसोल्यूबल डाई में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन होके उसका। लेकिन जब वो उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो जब कलरलेस था वो फिर से कलर हो जाएगा। लेकिन अब वो कलर बन चुका है, बट इट इज नाउ बाउंड विद द फैब्रिक। लेकिन यह फैब्रिक के साथ ये बाउंड हो चुका है। तो इस तरह से पहले वो इनसोल्यूबल था, इसका हमने रिडक्शन किया, रिडक्शन करने के बाद ये कलरलेस सोल्यूबल कंपाउंड बन गया। कलरलेस सोल्यूशन जो सोल्यूबल कंपाउंड था, इसकी एफिनिटी अच्छी है फॉर कॉटन और सेलुलोज फाइबर के लिए। तो उसमें जो क्लोथ्स है उनको हम सॉल्यूशन में डिप करेंगे और इनको फिर से सुखा देंगे या फिर इसको ट्रीट करेंगे ऑक्सीडेंट के साथ। जो कलरलेस कंपाउंड था वो जो रिड्यूस फॉर्म में था, मतलब जिसका हमने रिडक्शन करने के बाद मिला था, वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा कलर कंपाउंड में। लेकिन अब वो जो कंपाउंड है ये फाइबर के साथ अटैच हो चुका है। इंडिगो is the best example of the wet dye. Indigo is the best example of wet dye. देखो ये इंडिगो है, ब्लू जो जींस होता है ना, इंडिगो ब्लू यही डाई होती है उसमें। तो ये जो है देखो, सबसे पहले ये इंडिगो डाई थी, अब ये वाटर में क्या है? इनसोल्यूबल है। वाटर में इनसोल्यूबल है, हमने फर्स्टली क्या किया? इसका रिडक्शन किया। रिडक्शन करने के बाद ये इस तरह का इंडिगो व्हाइट बन गया है। इंडिगो व्हाइट बन गया, कलरलेस कंपाउंड बन गया, बट अभी ये सोल्यूबल है। फिर हमने इसके सॉल्यूशन में कपड़ों को डुबा दिया और फिर से इसका क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया। फिर से ऑक्सीडेशन करने के बाद ये यहां से फिर से कलर कंपाउंड बन गया, लेकिन अब ये फाइबर के साथ अटैच हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से पहले रिडक्शन करना है और बाद में क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। मतलब उस प्रोसेस को रिवर्स कर देना है हमारा काम होने के बाद। तो इस तरह से वैट प्रोसेस होती है। ये है वैट प्रोसेस, इस तरह से होता है। पहले इनसोल्यूबल जो कंपाउंड है उसका रिडक्शन करो, वो कलरलेस सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके सॉल्यूशन में फाइबर को डीप करो और फिर से उसका ऑक्सीडेशन करके उसका कलर वापस लाओ। इसके बाद है डिस्पर्स डाई और रिएक्टिव डाई। डिस्पर्स डाई और रिएक्टिव डाई, ये हमारा लास्ट पोर्शन है डाइज का। अब देखो, these dyes are insoluble in water but can be dispersed in a colloidal form in water. ये वाटर में तो सोल्यूबल नहीं है, लेकिन इनका
कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जा सकता है वाटर के साथ। तो ये डिस्पर्स होती है इन कोलाइडल फॉर्म इन वाटर, और उस डिस्पर्स सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, फैब्रिक को भी उसी में ऐड करना होता है। फैब्रिक इज डिस्पर्स इन अ कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ द डाई, उसमें उस फाइबर को डिप करना होता है। तो क्या होता है, जो फाइन डाइज पार्टिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द फैब्रिक। फैब्रिक का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इनमें डाई के जो फाइन पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दिस डिस्पर्स डाई आर यूज विथ मोडेम सिंथेटिक फाइबर सच एज नायलॉन, एरलॉन, पॉलिस्टर और सेलुलोज एसीटोन। जो सिंथेटिक फाइबर्स है जैसे कि फेमस है नायलॉन, एरलॉन, पॉलिस्टर, सेलुलोज, इन केसेस में इनको यूज किया जाता है। द नाइट्रो, एजो एंड एंथ्राक्विनोन डाइज आर यूज एज अ डिस्पर्स डाई। देखो कौन कौन सी है, नाइट्रो, एजो एंड एंथ्राक्विनोन आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्पर्स डाइज यूज एज अ डिस्पर्स डाई। यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं वो है सेलिंटन फास्ट एंड सेलिंटन फास्ट ब्लू बी। ठीक है, आया समझ में ये डिस्पर्स डाई क्या होती है। तो ये इंसोल्यूबल होती है लेकिन डिस्पर्स हो सकती है जो कि कोलाइडल फॉर्म में वाटर में। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जो फैब्रिक है उसको डिस्पर्स करके रखना होता है। तो फैब्रिक में जो फाइन पार्टिकल्स है डाई के वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं और इस तरह के डाइंग प्रोसेस, इस तरह से डाइंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल from this topic, that is dyes. We have completed this topic in 3 parts. Part 1, that is video number 1, 2 and this is 3. Okay, so thanks for watching. See you in the next lecture.